तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं आपका 32वां नंबर सेट, और इस सेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जो भी इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि ध्रुव तारा निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो बोलिए इसका आंसर, यानी किस तारे को दोस्तों ध्रुव तारा कहा गया है। तो देखिए उत्तरी तारे को आप ध्रुव तारा कह सकते हैं, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उत्तर में ही वो ध्रुव तारा दिखता है। और बता दें दोस्तों, ये जो अपनी धरती से लगभग 434 प्रकाश वर्ग किलोमीटर दूर है। ठीक है, इस बात का भी आप ख्याल रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है कि संविधान सभा ने भारत में राष्ट्रगान को कब अपनाया था। ठीक है, तो बोलिएगा इसका सही आंसर। देखिए ये जो राष्ट्रगान है दोस्तों, इसका सबसे पहले देखा जाए तो इसको गाया कब गया था, तो इसको 1911 में गाया गया था दोस्तों। कलकत्ता के एक कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार इसको गाया गया था। और इसको जो लिखा कब गया था दोस्तों, तो इसको लिखने वाले जो थे रविंद्रनाथ टैगोर थे, और इसको लिखे थे उन्होंने 1905 ईस्वी में। ठीक है, इस बात को भी आप ख्याल रखिएगा। तो इसको संविधान में कब लागू किया गया, तो बता रहे हैं इसका। अगर इसका सही आंसर आपने ऑप्शन नंबर की बात करें दोस्तों 24 यानी बी यानी 24 जनवरी 1950, तो बिल्कुल राइट आंसर है। इसे 24 जनवरी को संविधान सभा में जो है आपका संविधान सभा में जो है उसको अपनाया गया, और ये 26 जनवरी को गाया गया। ठीक है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। प्रश्न है कि किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो दोस्तों ये जलियांवाला बाग हत्याकांड सभी को पता है, ये पंजाब के अमृतसर जिले में हुआ था। और इस जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों, इसको करवाने वाला था जनरल डायर। ठीक है, और ये हुआ था कब दोस्तों, ये हुआ था 1919 ईस्वी को। और 1919 की बात करें तो कब हुआ था, तो आप बता सकते हैं 13 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये एक सभा थी लोगों की कुछ विरोध के ऊपर में। ठीक है, तो ये जो जनरल डायर थे अंधाधुंध गोलियां चलवाई, जिससे हजारों या सैकड़ों लोग जो वहाँ पे मारे गए थे। तो ये जो दोस्तों ये कहाँ मैंने किस समय हुआ था, तो उस समय बैसाख का महीना था, बैसाखी का त्यौहार भी चल रहा था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। प्रश्न है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारत क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन से थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा एक बार। तो देखिए दोस्तों, एक दिवसीय की बात करें तो इसके पहले जो कप्तान थे वो अजीत वाडेकर थे। ठीक है, और अगर शुरुआती दौर में कोई कैप्टन था तो वो था सीके नायडू जी। यही थे अपने इंडिया के सबसे पहले क्रिकेट के कप्तान। उस समय ये चलता था दोस्तों, टेस्ट चलता था उस समय के थे ये 1932 के करीब में। और ये जो थे अजीत वाडकर, ये आपका 1974 के टाइम में बने थे। एक दिवसीय नहीं, ओडीआई में 2 मैच ही मात्र ये खेले थे। ठीक है, प्रश्न ये भी बन सकता है कि दोस्तों कि फिलहाल अभी तक जितने भी कप्तान बने उनमें सबसे सफल कप्तान कौन रहे, तो वो है महेंद्र सिंह धोनी दोस्तों। अगर आप MS धोनी के फ़ैन हैं तो एक बार लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, MS धोनी ही बने थे। और बता दें दोस्तों, अभी वर्तमान में तीनों प्रारूपों में यानी कि ओडीआई, टेस्ट और T20 में कौन कप्तान है, तो वो है विराट कोहली। ठीक है, आप सभी को पता है कोहली जी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन कैबिनेट स्तर का होता है। देखिए, तो विपक्ष के नेता है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है, भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक है, या महान्यायवादी। तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर चुना है विपक्ष का नेता, तो बिल्कुल राइट आंसर। तो यही है जो कैबिनेट स्तर में होते हैं। और देखिए जो विपक्ष के नेता हैं आपको माने सदन के दोनों सदनों में पाए जाते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पाए जाते हैं दोस्तों। इनकी एक क्राइटेरिया होती है कि विपक्ष के नेता कब होंगे, जब आप टोटल सीट हैं, मान लीजिए लोकसभा में आप बैठते हैं तो लोकसभा की जो टोटल सीटें हैं उसका कम से कम 10% होना जरूरी है। ठीक है, अगर 10% से कम रहते हैं तो आपको वहाँ पे विपक्ष का नेता नहीं माना जा सकता है। तो वर्तमान में लोकसभा के विपक्ष के नेता कोई भी नहीं है, क्योंकि वो इतना बहुमत ही नहीं ला पाए, 10% सीट ही नहीं ला पाए थे। ठीक है, और अभी राज्यसभा की बात करें दोस्तों, तो राज्यसभा के गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो आपके विपक्ष के नेता है, गुलाम नबी आज़ाद। तो ये तो हो गई इनके बारे में दोस्तों। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न एक, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है। ठीक है, तो बोलिएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है दोस्तों, कंचनजंगा, तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। इसकी जो ये पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ये 3 नंबर पे आती है। और इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो 8500 कुछ किलोमीटर है, सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर में है दोस्तों। ठीक है, और देखिए K2 जो है विश्व की दूसरी
सबसे ऊंची पर्वत शिखर है, लेकिन ये इंडिया में नहीं आती, ये आती है आपको दोस्तों पीओके में आती है इंडिया कहीं, लेकिन अभी फिलहाल पीओके में है, इसीलिए हम इसको इंडिया में नहीं मान सकते हैं। और माउंट एवरेस्ट जो है आपका हिमालय में नेपाल की तरफ पड़ता है दोस्तों, ठीक है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न है, कौन से अंग्रेजी शासक का संबंध सती प्रथा के उन्मूलन से है? ठीक है, तो बोलिएगा इसका सही आंसर। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है विलियम बेंटिंक, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, देखिए दोस्तों, हुआ क्या था कि जो अपने सती प्रथा जो था वो राजा राम मोहन राय जी तो जो थे अपने देश के, उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था और एक कानून बनवाया था इनके मदद से, विलियम बेंटिंक के मदद से। ठीक है, तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा। और ये हुआ था कब दोस्तों? 1829 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध परिषद यानी कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? ठीक है, तो सेकेंड बौद्ध परिषद जो है दोस्तों, इसका आयोजन आपका वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिहार के वैशाली जिला में हुआ था दोस्तों। और ये आयोजन कौन करवाए थे? तो एक राजा थे जिनका नाम था कालाशोक। ठीक है, कालाशोक ने करवाए थे। और इसी बौद्ध परिषद के बाद दोस्तों जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, अनुयायी थे, वो दो भागों में विभक्त हो गए थे। ठीक है, इस बात का भी आप ख्याल रखिएगा। प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में किस स्थल में गोदी या फिर डाक यार्ड होने का प्रमाण मौजूद है, यानी कि डाक व्यवस्था जो है आपको मिलती है? तो वो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, देखिए आपका लोथल में मिला था देखने को डाक प्रथा। ठीक है, तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा। प्रश्न है, गुप्त लेखन से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है क्रिप्टोग्राफी, तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। देखिए गुप्त लेखन होता क्या है? गुप्त लेखन एक ऐसा कोडिंग वर्ड होता है जिसको आप जब कुछ लिखते हैं तो उसका शॉर्ट फॉर्म या फिर कुछ ऐसा अदृश्य फॉर्म लिखते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उसी को समझ में आए जो इससे संबंधित हो या फिर इसकी जानकारी रखता हो, अन्य कोई व्यक्ति इसको नहीं पढ़ पाता है दोस्तों, इसी को हम गुप्त लेखन जो है समझते हैं। ठीक है, प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो बोलिएगा इसका आंसर। तो देखिए सो मीनाक्षी जो है वो मदुरई में है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, ये आप सभी को पता है, तमिलनाडु। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और ये देखिए दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक मंदिर है और मैंने यहाँ पे मान्यता है दोस्तों कि यहाँ पे पार्वती जी ने अवतार लिया था और पार्वती जी की ही अवतार है मीनाक्षी देवी मंदिर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि राज्य हड़प नीति यानी ड्रॉप्टिंग ऑफ लेस की उत्पत्ति का श्रेय किसे कहा जाता है? ठीक है, तो बोलिएगा सही आंसर। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है लॉर्ड डलहौजी, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ये लॉर्ड डलहौजी जो थे दोस्तों, राज्य हड़प नीति अपनाई थी। ये एक नुस्खा था, ये कोई कानून नहीं बनाया था दोस्तों। इसको जो है लगभग आपको देखा जाए तो 1848 ईस्वी में इसको बनाया गया था, अपने हिसाब से बनाया था डलहौजी ने। और धीरे धीरे ये मैक्सिमम राज्यों को हड़पने लगा था कि आपके पास उत्तराधिकारी नहीं है, आपके पास ये सिस्टम ठीक नहीं है बोल बोल कर। तो इसके विरोध में बहुत सारे आंदोलन हुए, जिसमें 1857 बहुत ही ज़्यादा खास आंदोलन था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि ल्यूकेमिया किसकी बीमारी है? तो बोलिएगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है रक्त, तो बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों ये एक तरह से ब्लड कैंसर है ल्यूकेमिया, और ये WBC रक्त में ज़्यादा देखने को मिलता है, जो आपका जो एक तरह से प्लेटलेट्स है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि पौधे अपना नाइट्रोजन निम्न में से किससे प्राप्त करते हैं? तो देखिए नाइट्रोजन आपका पूरे देखा ब्रह्मांड में देखा जाए तो 78% के करीब में नाइट्रोजन है, फिर भी इनको नाइट्रोजन मुक्त रूप से नहीं मिल पाती। ये भूमि से प्राप्त करते हैं। और भूमि से इनको कैसे प्राप्त होता है दोस्तों? इनके जड़ों में एक राइबोजियम नामक जो है जीवाणु मिलता है, और वो जो है डायरेक्ट नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके ये जड़ में दे देते हैं। ठीक है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। प्रश्न है दोस्तों कि रथ यात्रा प्रमुख रूप से किस मंदिर की मानी जाती है? तो बोलिएगा इसका सही आंसर। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि रथ जो यात्रा है वो जगन्नाथ भगवान की है यात्रा, और ये आपका उड़ीसा के पुरी नामक स्थान में इसका मंदिर भी है, पुरी, आप सभी को पता है। प्रश्न है दोस्तों, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो बोलिएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है दोस्तों ग्वालियर, तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, ये ग्वालियर में पड़ता है। और बता दें दोस्तों, यहाँ जो ये किस लिए है, तो ये आपका यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स के लिए है, मतलब जो युवा है उसके अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के लिए है। एक तरह से देखा जाए तो देखिए यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, इसके लिए है। और अभी इसके जो अफेयर्स यूथ अफेयर्स और
स्पोर्ट्स के जो मिनिस्टर हैं वो किरण रिजिजू हैं, ठीक है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। प्रश्न है दोस्तों कि पुलिस व समाज के मध्य अच्छे संबंध बनाने के लिए आवश्यक क्या होता है, ठीक है, यानी पुलिस और समाज के बीच कौन से सिस्टम है जो अच्छे रहते हैं। तो इसका सेंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है दोस्तों तो बिल्कुल राइट आंसर है। सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना होनी बहुत जरूरी है, यानी दोनों तरफ से उत्तरदायित्व निभाना चाहिए, ठीक है। प्रश्न दोस्तों कि कंधों पर 3 सितारे और राष्ट्रीय चिन्ह वाला अधिकारी क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पे एक IAS अधिकारी है, अगर मान लीजिए इनके कंधे पर कुछ इस तरह का स्टार हो तो वो क्या कहलाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के ऊपर हम एक पिक्चर देते हैं आपको, उस पिक्चर से समझिए इसको क्या कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं दाएं से जब बाएं जाइएगा तो देखिए यहाँ पे एक सिर्फ भारत का एक लोगो है, उसके बाद एक स्टार है, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार। तो हमने अभी देखा 3 स्टार की बात कही थी दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा गया है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी कि DIG, ठीक है। सबसे ऊंचा पोस्ट देख रहे थे तो DGP या फिर एडिशनल DGP लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अब समझिएगा इसका स्क्रीनशॉट लेकर के। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लीजिएगा ऑप्शन में है DIG, SSP, SP या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चुना है DIG तो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न का प्रश्न है दोस्तों कि पुलिस विभाग में सबसे बड़ा पद कौन होता है, तो बोलिएगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है दोस्तों DGP तो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है ईमेल को जारी करने के लिए के स्थान पर का पता किसे लगता है। देखिए ईमेल को जारी किए जाने के स्थान पर का पता किससे लगता है, ठीक है। तो बोलेगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है दोस्तों नेटवर्क सर्विस दाता द्वारा किया गया जो है IP एड्रेस, ठीक है, दिया गया IP एड्रेस, ठीक है। तो ये IP एड्रेस से ही पता चलता है कि ईमेल जारी हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है कि अपराध अन्वेषण में DNA टेस्ट क्या सिद्ध करता है, ठीक है। तो बोलिएगा इसका सही आंसर। देखिए मान लीजिए अपराध के कोई भी सबूत नहीं मिल रहा हो, कोई भी साक्ष्य नहीं मिल रहा, तो लास्ट में सबसे जो उचित आपको कोई सबूत होता है दोस्तों तो वो होता है DNA टेस्ट, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई अपराध कुछ भी नहीं छोड़ता लेकिन उसके बाल भी गिर जाते हैं तो उसके DNA से आप पता कर सकते हैं कि वो अपराधी कौन था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। प्रश्न क्या कहता है कि अन्वेषण के दौरान झूठ को पकड़ने के लिए निम्नलिखित से किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो बोलिएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है दोस्तों नार्को टेस्ट तो बिल्कुल राइट आंसर। नार्को टेस्ट के द्वारा ही झूठ को पकड़ा जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बाल अपराध कैसा व्यवहार है, तो बोलिएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर समाज से भी दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि एक समाज के विरोधी का ये समाज विरोधी का एक ये आपका अपराध है और इससे समाज में विरोध उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और इसी के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। आप अपनी तैयारी में जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।